वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। यूपीएससी की टेस्ट सीरीज चल रही है। टेस्ट नंबर 426 लगाते हैं। इंपॉर्टेंट हो गए प्रश्न, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक लाइक कीजिएगा अगर ये टेस्ट पसंद आता है तो क्वेश्चन नंबर 1 है। आज हो गई है 4 जुलाई 2020 जब यह टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कारक लेदर बैक टर्टल्स की आबादी में गिरावट हेतु उत्तरदायी हैं? यह है लेदर बैक टर्टल। कौन कौन से कारक हैं जो इसकी आबादी को कम करने पर तुले हुए हैं? मछली पकड़ने के गियर का उपयोग करना जिसमें फंस जाते हैं ये, आक्रामक प्रजातियों का आगमन, प्लास्टिक और अन्य समुद्री मलबे और अवैध व्यापार। देखिए ये ऐसे चारों के चारों ऑप्शन है। ये किसी ना केवल लेदर बैक टर्टल बल्कि इसकी जगह अगर कोई दूसरा जलीय जंतु जीव हो तो उसके लिए भी ये सारे के सारे खतरा हैं। तो फिलहाल सारे के सारे करेक्ट हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4। तो देखिए विश्व भर में विशेष रूप से प्रशांत क्षेत्र में लेदर बैक सी टर्टल समुद्री कछुओं की आबादी में भारी गिरावट का जो है वो चिंता का विषय है। समुद्री कछुओं के लिए प्रमुख खतरे निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? मछली पकड़ने के गियर में फंस जाते हैं, ये उलझ जाते हैं। अंडे और मांस का उपभोग के लिए इनका अवैध व्यापार किया जाता है। तटीय विकास और क्या है, प्लास्टिक और अन्य समुद्री मलबे और वैश्विक तापमान, जो ये सारे के सारे कारक इसकी आबादी को कम करने पर तुले हुए हैं। देखिए अंडमान में लेदर बैक कछुए विभिन्न प्रकार के संकटों जैसे कि स्थल पर जंगली कुत्तों और सुअरों आदि जो है अंडे नष्ट कर देते हैं इनके। समुद्र में मुख्य रूप से मत्स्य पालन का सामना कर रहे हैं। तो मत्स्य पालन के चक्कर में भी ये इनकी जो है आबादी कम हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है आदिम जनजाति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। देखिए आदिम जनजातियां प्रारंभिक मनुष्यों की प्रत्यक्ष वंशज हैं। संथाल जनजातियां भारत का सबसे बड़ा जनजाति समुदाय है। ओंगे और जारवा आदिम जनजातियां हैं। बिल्कुल, ओंगे हो गया, जारवा हो गया, संथाल हो गया, सेंटलीज हो गया। करेक्ट है तीसरा। दूसरा क्या है? संथाल जनजातियां भारत का सबसे बड़ा जनजाति समुदाय है। ये भी करेक्ट है। तो सारे के सारे करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। तो देखिए आदिम जनजातियां प्रारंभिक मनुष्यों के प्रत्यक्ष वंशज हैं। भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कई जनजातियों का घर है, जिनमें से ग्रेट अंडमानी हो गई और सेंटिनलीज हो गई, जारवा हो गई, ओंगे जनजातियां आदि इसमें शामिल हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सेंटिनलीज लोग ज्ञात पुरापाषाणिक लोगों में से एक हैं, जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। आज सेंटिनलीज पृथ्वी पर सबसे अलग थलग लोग हैं तथा दुनिया की सबसे अधिक खतरनाक जनजातियां भी हैं। बात करें संथाल जनजाति की, तो संथाल जनजाति भारत में सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है, जो मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, असम, उड़ीसा राज्यों में पाए जाते हैं। इन मूल समूहों में भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में रहने वाले महत्वपूर्ण संथाल अल्पसंख्यक भी शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। इनमें से कौन से प्रवासी पक्षी हैं और हर वर्ष भारत आते हैं वो? सारस क्रेन, गार्गने बत्तख, सफ़ेद सारस और रोजी स्टर्लिंग। कौन कौन से इसमें प्रवासी पक्षी हैं जो हर वर्ष भारत आते हैं? रोजी स्टर्लिंग है, सफ़ेद सारस है, गार्गने बत्तख है। सारस क्रेन नहीं है क्योंकि ये उड़ नहीं सकती, तो एक को एलिमिनेट कर दो। एक तो होगा नहीं, जहाँ जहाँ पर एक है उसको, इसका आंसर हो जाएगा 2 3 4। तो देखिए सारस क्रेन भारत का सबसे लंबा पक्षी है तथा ये उड़ नहीं सकता। दक्षिण पूर्वी एशिया में प्रवासी पक्षियों के लिए भारत जो है एक महत्वपूर्ण प्रवासी स्थल है। हर साल सर्दियों के आगमन के साथ हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में मध्य रूस से, यूरोप से प्रवासी पक्षियों के बड़े समूह आते हैं। इन प्रवासी पक्षियों में रोजी स्टर्लिंग, गार्गने बत्तख और वन वेंगटेल मतलब फॉरेस्ट वेंगटेल और सफ़ेद सारस मतलब वाइट स्ट्रॉक इसमें शामिल है। सारस क्रेन नहीं, क्योंकि उड़ नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। एक सींग वाले गैंडों या भारतीय गैंडों या फिर इंडियन राइनोसिरोस के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है। यहाँ पर ये दिख रहा होगा आपको फोटो में।
देखिए इसे IUCN की रेड लिस्ट में लुप्त प्राय मतलब इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। ये चराई करने वाले पशु हैं और जब चराई नहीं करते हैं ये तो क्या करते हैं, स्वयं को पानी में डुबो लेते हैं। भारतीय गैंडों का पसंदीदा आवास जलोढ़, बाढ़ का मैदान और हिमालय की तलहटी में लंबी घास के मैदान वाले क्षेत्र हैं। देखिए घास में खड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ये चराई करने वाले पशु हैं, चराई कर रहा होगा यहाँ पर। ये इंडेंजर्ड अच्छा भला तो खड़ा है यहाँ पर घास में, इंडेंजर्ड होगा ये। देखिए इंडेंजर्ड नहीं है ये है वुल्नरेबल, मतलब सुभेद है, तो पहले वाले को एलिमिनेट कर दो, आंसर निकल गया अपना। ये बिल्कुल चराई करने वाला पशु है तभी तो खड़ा है। जब चराई नहीं करता तो क्या करता है, स्वयं को पानी में डुबो लेता है। और भारतीय गैंडों का पसंदीदा आवास है जलोढ़, बाढ़ का मैदान और हिमालय की तलहटी में उगी हुई लंबी घासों वाले मैदान। तो सेकंड थर्ड करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए एक सींग वाला गैंडा या भारतीय गैंडा इंडियन राइनोसोरस जो है वो IUCN की रेड लिस्ट में वुल्नरेबल है, इंडेंजर्ड नहीं है, गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। भारतीय गैंडों का पसंदीदा आवास है क्या, जलोढ़, बाढ़ का मैदान और हिमालय की तलहटी में लंबी घासों के क्षेत्रों में पाए जाते हैं ये। वर्तमान में यह प्रजाति इंडो नेपाल तराई और उत्तर पश्चिम बंगाल तथा असम में छोटे आवासों तक सीमित है। देखिए ये चराई करने वाले पशु होते हैं और जब ये चराई नहीं करते हैं तो क्या करते हैं, स्वयं को पानी में डुबो लेते हैं। मनुष्यों द्वारा उनके सींग काटने, इनकी हत्या करने, अवैध शिकार करने इनका और इनके निवास स्थानों का अतिक्रमण के कारण जो है ये वर्तमान में संकटों का सामना कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी टेक्निक वन्य जीवों के संरक्षण हेतु प्रयोग में लाई जा सकती है, कैमरा ट्रैप, GPS टैगिंग करना और भौगोलिक सूचना प्रणाली। देखिए बिल्कुल सारी की सारी हैं ये, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। तो भौगोलिक सूचना प्रणाली में क्या होता है, ये एक ऐसी टेक्निक है और उन लक्षित क्षेत्रों में वन्यजीव डेटा के प्रबंधन, विश्लेषण और कल्पना करने में बहुत प्रभावी है, जहां व्यापक स्तर पर जो है मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है, प्रबंधन की आवश्यकता होती है। बात करें कैमरा ट्रैप की तो ये दूरस्थ कैमरे होते हैं जो किसी जानवर की गतिविधि द्वारा सेंसर के ट्रिगर होने पर तस्वीर खींचते हैं और फिर ऑपरेटर को वास्तविक समय की छवि भेजते हैं। ये जानवरों के नमूने लेने में सहायक होते हैं। बात करें GPS टैगिंग की तो GPS टैगिंग का उपयोग बाघों की संकटग्रस्त प्रजातियों को बचाने के लिए किया जा रहा है वर्तमान में। यह बाघों की गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए सबसे उपयुक्त है GPS टैगिंग। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। PIT टैग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए यह एक छोटा रेडियो ट्रांसपोंडर है जिसका उपयोग संकटग्रस्त प्रजातियों के प्रवासन पैटर्न का आकलन करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग छोटे जीवों पर नहीं किया जा सकता। देखिए इसका उपयोग छोटे जीवों पर किया जा सकता है, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। बैटरी तो लगती नहीं है इसमें, बिना बैटरी के भी काम करता है ना, इसलिए तो पहला करेक्ट है केवल, दूसरा गलत है। तो देखिए निष्क्रिय एकीकृत ट्रांसपोंडर PIT का फुल फॉर्म इंग्लिश में क्या है, पैसिव इंटीग्रेटेड ट्रांसपोंडर, निष्क्रिय एकीकृत ट्रांसपोंडर। जो टैग है ये एक विश्वसनीय आजीवन बार कोड प्रदान करके वैज्ञानिकों को किसी जानवर को ट्रैक करने में सहायता प्रदान करता है। संकटग्रस्त प्रजातियों के प्रवासन पैटर्न का आकलन करने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है, इसलिए करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। यह एक छोटा रेडियो ट्रांसपोंडर है जिसका छोटे जानवरों जैसे कि मछली हो गई अथवा सरीसृप हो गए, उभयचर हो गए, पक्षी आदि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह बिना बैटरी के काम कर सकता है और यह सुविधा छोटे टैग के उत्पादन को सक्षम करती है, जिसका उपयोग जो है छोटे जानवरों के लिए भी किया जा सकता है। तो बिल्कुल ये दूसरा वाला इसलिए गलत है, पहला वाला करेक्ट है। 7वें प्रश्न पर आ जाइए। कोरोना वायरस निम्नलिखित में से किन रोगों हेतु उत्तरदायी है, गंभीर तीक्ष्ण श्वसन लक्षण, मध्य पूर्व श्वसन सिंड्रोम, 2019 एनकोव। कोरोना वायरस निम्नलिखित में से किन रोगों हेतु उत्तरदायी है। देखिए बिल्कुल गंभीर तीक्ष्ण श्वसन लक्षण तो होते ही हैं इससे, मध्य पूर्व श्वसन सिंड्रोम भी होता है और 2019 एनकोव सभी हैं, डी है इसका आंसर। बाकी सब पता है इसके बारे में आपको। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। कृत्रिम ग्लेशियरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है ये बादलों में आर्द्रता प्रेरित करते हैं ताकि वर्षा हो सके
और ये जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में सहायता करते हैं। ये कौन? कृत्रिम ग्लेशियर। देखिए ग्लेशियर तो सुना होगा, कृत्रिम ग्लेशियर जो है जलवायु परिवर्तन को कम करने में सहायता करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला वाला गलत है, क्योंकि ये बादलों में आर्द्रता प्रेरित करके वर्षा करने जैसा कार्य कुछ नहीं करते। केवल 2 सही है यहाँ पर। तो देखिए लद्दाख में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए कृत्रिम ग्लेशियर एक नवाचार है। चेवांग नोरफेल ने मुख्य धारा से गांव के पास स्थित छोटे जलग्रहण क्षेत्रों की जलधारा मोड़ने हेतु नहरें बनाई हैं। उन्होंने सर्दियों में पानी को जमाए रखने के लिए एक आच्छादित क्षेत्र भी बनाया है। तो क्या हो गया एक तरह से कृत्रिम ग्लेशियर। अच्छा, क्यों होती है ऐसी चीज़ों की आवश्यकता? देखिए इस क्यों होती है, इसलिए क्योंकि लद्दाख के अधिकांश गांव के लिए हिमनद जो है ना, हिमनद का पिघलना और उसका पिघला हुआ पानी जो है एक अत्यावश्यक है, बहुत ही आवश्यक है लद्दाख के लिए। इसका अधिकांश भाग ग्लेशियरों में जमा हुआ है जो यांगत्जी नदी, मेकांग नदी और सिंधु नदियों जैसे महत्वपूर्ण एशियाई जलमार्गों को भरने में मदद करता है। देखिए प्रायः सर्दियों में होने वाली बर्फबारी ग्लेशियरों को बसंत के दौरान पिघलित बर्फ की क्षतिपूर्ति में सक्षम बनाती है। हालांकि इन ग्लेशियरों को अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण पर्याप्त वार्षिक बर्फबारी जो है वो नहीं हो रही है, इसलिए इनमें कमी आ रही है। इसलिए जो है ज़रूरत पड़ती है ऐसे क्षेत्रों में कृत्रिम ग्लेशियरों की। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है मौसम जो है ना, मौसम वो अल्पकालिक वायुमंडलीय दशा को दर्शाता है और जो जलवायु है वो दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशा को दर्शाता है। करेक्ट है, इंटरचेंज करोगे। मौसम एवं जलवायु दोनों के जो तत्व होते हैं ना वो समान ही होते हैं। समान होते हैं क्या? देखिए बिल्कुल समान ही होते हैं। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो देखिए मौसम अल्पकालिक वायुमंडलीय दशा को दर्शाता है और जो जलवायु है वो दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशा को दर्शाती है। ऐसी स्टेटमेंट है कि इसको इंटरव्यू जैसी परीक्षा में पूछ लेते हैं कभी कभी, याद रखिए, छोटा सा अंतर है। मौसम व जलवायु जो हैं दोनों के तत्व समान होते हैं। कौन कौन से तत्व होते हैं वो? तापमान हो गया, वायुदाब हो गया, ह्यूमिडिटी आर्द्रता हो गई। मौसम में परिवर्तन अल्प समय में ही हो जाता है और जलवायु में परिवर्तन जो है एक लंबे समय के दौरान होता है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है वायुमंडल में विद्यमान अदृश्य जलवाष्प की मात्रा को ह्यूमिडिटी कहते हैं, यानी आर्द्रता कहते हैं। यह पृथ्वी से वाष्पीकरण के विभिन्न रूपों द्वारा वायुमंडल में पहुंचती है। इसके ऊपर वर्षा तथा वर्षण के विभिन्न रूप जैसे वायुमंडलीय तूफान और विक्षोभ यानी चक्रवात आदि आधारित होते हैं। देखिए बिल्कुल तीनों के तीनों करेक्ट हैं। इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3। तो उपरोक्त तीनों के तीनों सत्य हैं। वायुमंडल में विद्यमान अदृश्य जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी कहते हैं और यह आर्द्रता पृथ्वी से वाष्पीकरण के विभिन्न रूपों द्वारा वायुमंडल में पहुंचती है। आर्द्रता का जलवायु विज्ञान में सर्वाधिक महत्व होता है क्योंकि इसी पर वर्षा तथा वर्षण के विभिन्न रूप जैसे वायुमंडलीय तूफान हो गए तथा चक्रवात आदि आधारित होते हैं। अब देखिए वर्षा हो गया, बादल हो गया, कोहरा हो गया, ओस पाला, ओला पाला आदि से ज्ञात होता है कि पृथ्वी को घेरे हुए वायुमंडल में जलवाष्प सदा न्यूनाधिक मात्रा में विद्यमान रहता है। प्रति घन सेंटीमीटर हवा में जितना मिलीग्राम जलवाष्प विद्यमान है उसका मान हम रासायनिक आर्द्रता मापी से निकालते हैं, किंतु अधिकतर वाष्प की मात्रा को वाष्प दाब द्वारा व्यक्त किया जाता है। वायु दाब मापी से जब हम वायु दाब ज्ञात करते हैं तब उसी में जलवाष्प का भी दाब सम्मिलित रहता है। तो ये 10 प्रश्न थे इम्पोर्टेंट साइंस रिपोर्टर से, मार्च 2020 साइंस रिपोर्टर से। तो अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद।